हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स क्रिएटर में। तो दोस्तों, जैसा कि वादा किया था कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के 5 से 10 मॉक टेस्ट आपको इस चैनल पर मिलेंगे, तो आज हम पहला मॉक टेस्ट लेकर आ चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है कि जो एक कॉपी है, एक पेन है, आपको ले लेनी है और आपको चेक करना है कि 120 में से आपके कितने क्वेश्चंस जो हैं सही हो रहे हैं। ये आज का पेपर जो है मॉडरेट से हाई लेवल का पेपर रहेगा। उसके बाद धीरे धीरे जो मॉक टेस्ट यहाँ पर आएंगे वो धीरे धीरे उनकी लेवल जो है वो बढ़ती जाएगी। तो आप सब लोग बने रहेंगे इस चैनल के साथ। पीडीएफ्स भी आपको इसकी मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला मॉक। अब आपको कोई भी मॉक्स जो हैं इन जो ऑनलाइन जो भी पोर्टल्स होते हैं वहाँ से ख़रीदने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको इस चैनल पर ही सब कुछ फ्री में मिलेगा। तो चलिए आज का मॉक टेस्ट स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि फाइनेंस सब इंस्पेक्टर में टोटल मार्क्स रहते हैं 120 और टाइम आपको अलॉटेड रहता है 2 आवर्स के लिए। हर क्वेश्चन का 1 मार्क है और नेगेटिव मार्किंग रहती है 0.25 की। और अब आपको क्या करना है कि जब आप पूरा पेपर दे देंगे तो उसके बाद अपना स्कोर जो है कमेंट्स में बताएंगे कि आपका नेगेटिव मार्किंग के बाद कितना स्कोर बना है, ताकि ओवरऑल जो ये असेसमेंट किया जा सके कि कितने जो है मेरिट इसका बन सकता है उस हिसाब से। तो चलिए हम जो पहला सेक्शन है हमारे मॉक टेस्ट का जनरल इंग्लिश, उसको स्टार्ट करते हैं। 20 मार्क्स का जनरल इंग्लिश है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बताना है कि कौन सा टेंस यहाँ पर इस सेंटेंस में इस्तेमाल किया गया है। तो ये सेंटेंस इस प्रकार से है, यू आर ऑलवेज वर्किंग ऑन योर लैपटॉप। तो इस सेंटेंस का आपको बताना है कि ये कौन सी फॉर्म है टेंस की। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जैक एंड जॉन डैश हेल्पफुल। तो यहाँ पर आपको फिल करना है इस ब्लैंक को। तो आप इसका आंसर बता दीजिए। जैक एंड जॉन हैड बीन हेल्पफुल। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको करना है, हैव आवर्स 3 बीन स्टडिंग फॉर वी। ये एक जम्बल्ड सेंटेंस है। इसको आपने करेक्ट रीअरेंज्ड फॉर्म में करना है ताकि इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इस प्रकार से आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसमें से आपको चुनना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस इसका कौन सा बन रहा है। जल्दी से आप इस क्वेश्चन को करिए। इसका सही आंसर क्या बनेगा? इसका सही आंसर बनेगा, वी हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज दीज पार्ट्स विच आर लेबल्ड पी क्यू आर एंड एस टू प्रोड्यूस अ करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पर पी क्यू आर एस एक कुछ जो पार्ट्स दिए गए हैं सेंटेंस के, इनको रीअरेंज करके आपको पूरा एक करेक्ट सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से दिया है, इज पी में दिया है इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडिकेटर्स, क्यू में दिया है ऑफ इकोसिस्टम्स एंड देयर बायोडाइवर्सिटी, आर में दिया है फॉर असेसिंग द कंडीशन और एस में दिया है द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो यहाँ पर आपको पता है कि हमेशा जो सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और उसका कोई मीनिंग जो होना चाहिए इनिशियली, तो बीच में से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो एस है वो हमेशा पहले आएगा। तो उसके बाद यहाँ पर क्या बनेगा, द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इज one of the most widely used indicators for assessing the condition of ecosystems and their biodiversity। तो यहाँ पर SPRQ ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। इंग्लिश में आपको 15 से अबोव स्कोर करना है। ये आपको टारगेट लेके चलना है। 15 से 20 के बीच में आपको स्कोर करना है ताकि जो आप कंपटीशन में है बने रहें। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है, द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। तो किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड। तो इसको कैसे आप पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे? पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, अ रिवॉर्ड वॉज गिवन बाय हिम टू द किंग। सेकंड ऑप्शन दिया है, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय अ किंग। थर्ड है, ही वॉज गिवन द रिवॉर्ड बाय अ किंग। ही वॉज गिवन बाय द किंग अ रिवॉर्ड। तो आपको देखना है कि इसका सही आंसर क्या बनेगा। सही आंसर बनेगा, ही वॉज गिवन अ रिवॉर्ड बाय अ किंग। बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करना है, यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन, होम डज ही लुक फॉर। यहाँ पर भी आपको चेंज करनी है नरेशन। तो यहाँ पर होम डज ही लुक फॉर का क्या आएगा? ऑप्शंस आपके पास दिए हैं, ही इज लुक्ड आफ्टर फॉर हुम, हु इज लुक्ड आफ्टर फॉर हिम, हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम,
ही इज लुक्ड आफ्टर बाय होम। तो यहाँ पर सही आंसर बनेगा हु डज ही लुक फॉर का हु इज लुक्ड फॉर बाय हिम। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई डैश स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर। तो यहाँ पर आपको करेक्ट जो मॉडल्स हैं उसका इस्तेमाल करना है और उसको फिल करना है ब्लैंक को। देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई डैश स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं, इसमें देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन सही हो रहा है या गलत हो रहा है। तो अब मैं आंसर बता देता हूँ इसका आंसर है देयर इज़ नॉट मच टाइम लेफ्ट, आई नीड टू स्टार्ट पैकिंग फॉर द टूर। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 का सही यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है वी डैश टच द एंटीक पीसेस, वी डैश टच द एंटीक पीसेस। यहाँ पर दिया गए हैं आपके ऑप्शंस दिए गए हैं इस प्रकार से शुड नॉट, डेयर नॉट, नीड नॉट या फिर कैन नॉट। सही आंसर इसका वी डेयर नॉट टच द एंटीक पीसेस, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको करना है आई वॉन्ट टू बाय डैश लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पर करेक्ट आर्टिकल आपको चुनना है कि कौन सा आर्टिकल यहाँ पर सही आएगा। आई वॉन्ट टू बाय अ आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। तो आई वॉन्ट टू बाय अ लैपटॉप कंप्यूटर नेक्स्ट वीक, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं दोस्तों। माई ब्रदर वन एन अवार्ड फॉर बीइंग डैश बेस्ट स्पेलर इन आवर स्कूल। तो यहाँ पर आपको चुनना है सही आंसर। तो सही आंसर है इसका क्या है, कौन सा आर्टिकल यहाँ पर आएगा। माई ब्रदर वन एन अवार्ड फॉर बीइंग द बेस्ट स्पेलर इन आवर स्कूल, सी ऑप्शन इसका सही आंसर है 10th का। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको डायरेक्शंस दी गई हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 13 तक ये डायरेक्शंस दी गई हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज टू आंसर द गिवन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो एक पैसेज दिया गया है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सम वर्ड्स आर फ्रेजेस आर प्रिंटेड इन बोल्ड, अब यहाँ पर तो बोल्ड में कोई भी नहीं है, टू हेल्प यू लोकेट देम वाइल आंसरिंग। ओके, तो यहाँ पर आपको पैसेज को पढ़ना है, उसके बाद आपको आंसर करना है। जो भी आंसर क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उनका आंसर आपको देना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन में एक बार आपको पैसेज पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आपको खुद ही इंटरप्रेट करके वीडियो को पॉज करके आप आंसर देंगे। वन डे नंदू रोड हिज हॉर्स टू द विलेज फेयर। ऑन हिज वे बैक ही मेट Somindra the merchant. The merchant was a crafty man, ready to do anything to earn some money. The villagers knew this. In fact, no one knew what trick he would be up to next. Now, Nandu was poor and had no one in the world to call his own except a beautiful white horse. He loved it more than anything else in the world. The merchant had his eyes on the horse for a long time and tried to think of a way to get it for himself. Seeing Nandu, the merchant thought, Nandu is a simpleton. Let me see if I can trick him out of his horse. So he said to Nandu, you live all alone. How do you manage? What does a young boy like you need with a horse? Sell it to me and I shall make you rich in return. Nandu replied, no, I don't want to sell my horse. But the merchant refused to give up so easily. He offered Nandu more money. Finally, when the offer reached 500 gold coins, Nandu paused and said, 500 gold coins seems like a good price, but I have a condition. If you agree to it, I shall give you my horse. What is it? The merchant asked impatiently. Give me the money right now, and I shall give you my horse when I have given you 10 lashes. After all, he would resell the horse for over 1,000 gold coins in the market. He would take 20 lashes for such a gain. He agreed instantly. He ran home and got the money for Nandu and brought along his whip as well. Nandu counted the money carefully. He then took the whip and the lashes fell on the merchant's back in the quick succession. By the 8th lash, the merchant was almost in tears, but he told himself that there were only 2 lashes to go and the horse would be his. The merchant held his breath waiting for the final lashes, but Nandu had mounted his horse and was riding off. Wait, shouted the merchant in anger. What about the last lashes? Where are you going with the horse? We had a deal. Nandu stopped and said, I agreed to give you the horse only after I had given you 10 lashes. But it is upsetting my horse. I will give you the last lashes later. Till then, goodbye.
come back, you cheat, merchant shouted. But the crowd that had gathered around agreed with Nandu. A deal was a deal. Till the last lash was given, the horse could not belong to the merchant. Nandu rode away richer by 500 gold coins, and Sumendra waited in vain for several days for the final lash which never came. तो ये आपका बाय लीप्स एंड बाउंड्स. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स का आपको मतलब बताना है वेरी फास्ट, वेरी स्लो, इन डिटेल्स या एमलेसली. तो बाय लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है वेरी फास्ट. क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं. टू क्राई वुल्फ. टू क्राई वुल्फ का क्या मतलब है? टू रेफर टू एम्फेसाइज, टू हैव नो रिजल्ट, टू गिव फॉल्स अलार्म. टू क्राई वुल्फ का मतलब होता है टू गिव फॉल्स अलार्म. 15 का डी है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलेंगे आप. फाइंड द साइनोनियम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड. तो इसमें आपको साइनोनियम बताना है मटीने का. मटीने का साइनोनियम क्या है? एक्सट्रीम, प्ले, वर्क या फिर डिसरिगार्ड. तो सही आंसर है इसका बी. मटीने का जो साइनोनियम है वो है प्ले. जो दिन में एक प्ले किया जाता है उसको हम कहते हैं मटीने. क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं. फाइंड द मोस्ट अपोजिट मीनिंग ऑफ सबवर्जन. सबवर्जन का मोस्ट अपोजिट मीनिंग आपको बताना है. डिस्टेबलाइजेशन, क्लैरिटी, कंप्लायंस या फिर सैंक्टिटी. तो सैनिटी. तो यहाँ पर सही आंसर है सबवर्जन का कंप्लायंस, सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं. यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, आई एम वरीड डैश द एग्जाम. आई एम वरीड अबाउट द एग्जाम. बी ऑप्शन इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं. ही लुक्स अपसेट. आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म डैश हार्ट. तो जल्दी से इसका भी आंसर बता दीजिए. ही लुक्स अपसेट. आई थिंक ही टुक द क्रिटिसिज्म टू हार्ट. ए ऑप्शन इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 20 आ गया हमारा. लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश लैंग्वेज का. जो हमारा क्वेश्चन है इंग्लिश का वो हमारा लास्ट है अब यहाँ पर 20th. दे लेफ्ट अर्ली. दे लेफ्ट अर्ली क्या है? नाउन क्लॉज है, डिक्लेरेटिव क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है या फिर एडवर्ब क्लॉज है. तो दे लेफ्ट अर्ली. तो ये एक डिक्लेरेटिव क्लॉज है क्योंकि इसमें डिक्लेरेशन कर रहा है कि उन्होंने जल्दी यहाँ से वो चले गए. तो ये यहाँ पर हमारा इंग्लिश सेक्शन खत्म होता है. अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे जीके एंड करंट अफेयर्स के साथ, जो कि हमारा 20 मार्क्स का रहेगा. क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के ऊपर आ चुका है. यहाँ पर आपको पूछा गया है, हु वॉज द ओनली सेक्रेटरी जनरल ऑफ द यूएनओ टू हैव डाइड व्हाइल इन ऑफिस. तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ऐसे सेक्रेटरी जनरल थे यूएनओ के जो कि ऑफिस में ही वो उनकी मृत्यु हो गई थी. तो कौन से थे ऐसे? आपको ऑप्शंस दिए गए हैं. यू थांट, डैग हैमर्सजोल्ड, ट्राइग व्लाई या फिर कर्ट वाल्डहीम. तो इसका आपको आंसर बताना है. सही आंसर है इसका डैग हैम्सजोल्ड. बी ऑप्शन इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं. यहाँ पर आपको जीके एंड करंट अफेयर्स का सेकंड क्वेश्चन है ये. हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आपको बताना है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, न्यूयॉर्क, वीना या फिर पेरिस. दोस्तों हेडक्वार्टर्स भी आपको याद करने पड़ेंगे. जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके हेडक्वार्टर्स, उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सब आपको याद होने चाहिए. तो यहाँ पर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का जो हेडक्वार्टर वो है वीना, ऑस्ट्रिया में. सी ऑप्शन इसका सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 23 का यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ मेनी कंट्रीज हैव साइंड द एसडीजीज. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल्स जो हैं वो कितनी कंट्रीज़ ने साइन किए गए हैं? 2015 में ये अनाउंस हुए थे. तो ये कितनी कंट्रीज़ ने साइन किए हैं एसडीजीज? ये साइन किए हैं 193 कंट्रीज़ ने. आई होप आपने सही आंसर चुना होगा. क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं. यहाँ पर आपको पूछा गया है, चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस कैन बी कॉज्ड ड्यू टू. चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस जो होती है वो किस वजह से कॉज होती है? तो यहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज का ये क्वेश्चन है. यहाँ पर डिजीज़ का रिलेटेड क्वेश्चन है. एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV एड्स या फिर मलेरिया की वजह से, मीजल्स की वजह से या फिर ट्यूबरकुलोसिस की वजह से. तो चाइल्ड ब्लाइंडनेस किस वजह से होती है आपको बताना है. तो ये होती है बिकॉज ऑफ मीजल्स. सी ऑप्शन इसका सही आंसर. क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं. वेरियोला वायरस हैज़ बीन नाउन टू कॉज मलेरिया, मीजल्स, स्मॉल पॉक्स या फिर चिकन पॉक्स. तो वेरियोला वायरस क्या कॉज करता है? जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए. वेरियोला वायरस कॉज करता है स्मॉल पॉक्स. स्मॉल पॉक्स कॉज करता है. तो आपको कॉजेज भी मतलब जो कॉजिंग जो
एजेंट्स हैं वो भी डिजीज़ के आपको पढ़ने हैं, उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं वो भी आपको पढ़ने हैं, क्या चीज़ें क्या क्या डिजीज़ कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया, द पैडी फील्ड्स ऑफ इंडिया आर लोकेटेड इन द एरियाज ऑफ एनुअल रेनफॉल इक्वल टू। तो पैडी फील्ड्स जो है इंडिया में जो पैडी फील्ड्स रहती हैं वो कहाँ पर ज़्यादातर पाई जाती हैं, जहाँ पर रेनफॉल कितना होता है वो आपको बताने कि रेनफॉल कितना रहता है इन पैडी फील्ड्स को उगाने के लिए, 120 सेंटीमीटर, 140, 100 या फिर 80 सेंटीमीटर। तो पैडी फील्ड्स बेस्ट जो हैं वो 100 सेंटीमीटर के एरियाज़ में वो ग्रो करती हैं। ज़्यादातर ये यहाँ पर इंडिया में पाई जाती हैं 100 सेंटीमीटर के रेनफॉल पे। सी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच स्टेट वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट प्लेस फॉर एक्सीलेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन। तो इसमें कौन सी स्टेट को फर्स्ट प्लेस मिला है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कह नहीं कह सकते क्योंकि करंट अफेयर्स का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको इसका बताना है कि PMAY मिशन का पहला प्लेस किसको मिला है इसको उत्तर प्रदेश को मिला है ये अवार्ड। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बोलना है विच कंट्री लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट डबल स्टैक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन। तो पहली ऐसी लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन वर्ल्ड की किस कंट्री ने लॉन्च की है जिसमें डबल स्टैक लॉन्ग होल कंटेनर ट्रेन है? वो किसने लॉन्च की है? चाइना ने, इंडिया ने, जर्मनी ने या फिर यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है जापान। तो सही आंसर है इसका दोस्तों इंडिया ने ये लॉन्च किया है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है जस्टिस हेमा कोहली सोन इन एज द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ विच स्टेट। तो जस्टिस हेमा कोहली जो हैं ये पहली वुमेन चीफ जस्टिस हैं और ये कहाँ किस स्टेट में इनको जो है इनकी प्लेसिंग की गई, कहाँ पे सोन इन किया गया है इनको? आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, केरला में या फिर उड़ीसा में। तो जस्टिस हेमा कोहली जो है पहली चीफ जस्टिस हैं किस स्टेट में इनको स्वॉर्न इन किया गया है? ये किया गया है तेलंगाना में। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वन द 2020 पुलिट्जर प्राइज। तो 2020 का पुलिट्जर प्राइज किसने जीता था? मुख्तार खान, यासिन डार, चन्नी आनंद या फिर ऑल 1, 2 एंड 3। तो ये आपको बताना है कि पुलिट्जर प्राइज 2020 का किसने जीता था? ये जीता था, इन तीनों ने ये अवार्ड जीता था। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ चलते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट हैज टॉप्ड द रैंकिंग्स ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स बाय नीति आयोग फॉर सितंबर 2020। तो किस इनमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स जो लॉन्च किया है अभी नीति आयोग ने, उसमें टॉप किसने किया है इनमें से सितंबर 2020 के लिए? बोकारो, पूर्वी सिंहभूम या फिर चंदौली या फिर गिरिडीह। तो सही आंसर है इसका सी चंदौली जो कि यूपी की डिस्ट्रिक्ट है। क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है हैमिल्टन इज द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज। तो हैमिल्टन कैपिटल है इनमें से जो कौन सी ब्रिटिश ओवरसीज कंट्रीज हैं उसकी ये कैपिटल है हैमिल्टन? एंगुला, बर्मुडा, कैमन आइलैंड्स या फिर जिब्राल्टर। तो हैमिल्टन कैपिटल है किसकी? वो है बर्मुडा की कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स को कंसिडर करके द टाइम डिफरेंस बिटवीन एनी टू लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड इज ऑफ 11 मिनट्स। ये पहला स्टेटमेंट है। उसके बाद 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नाउन एज ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को ग्रीनविच मेरिडियन लाइन कहते हैं। इन दोनों स्टेटमेंट्स को आपको देखना है और बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है या फिर कोई भी नहीं। तो सही आंसर है इसका सेकंड जो स्टेटमेंट है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज अ ग्रीनविच मेरिडियन लाइन, ये सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग डेफिनेशन इज नियरेस्ट टू ग्रॉस बजटरी सपोर्ट। इनमें से कौन सी डेफिनेशन ग्रॉस बजटरी सपोर्ट को सबसे बेस्ट डिफाइन करती है? वैल्यू ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू रिसिप्ट्स बाय गवर्नमेंट, वैल्यू ऑफ टोटल प्लान एक्सपेंडिचर या फिर फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर प्लान्स या फिर फ्रैक्शन ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स एंड सपोर्ट टू स्टेट यूनियन टेरिटरी प्लान।
तो ग्रॉस बजटरी सपोर्ट को इनमें से कौन सा बेस्ट डिफाइन करता है, कौन सी डेफिनेशन ग्रॉस बजटरी सपोर्ट को? तो सही आंसर है फ्रैक्शंस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर। जो टोटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं गवर्नमेंट के, डिफरेंट सेंट्रल सेक्टर्स के, मिनिस्ट्रीज के, डिपार्टमेंट्स के, और जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, उसको ये ग्रॉस बजटरी सपोर्ट की ये डेफिनेशन है। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है विच अमंग द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड ए सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक। सॉफ्ट लोन विंडो इनमें से किसको कहा जाता है? वर्ल्ड बैंक का, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन को, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल एसोसिएशन को, या फिर WTO को। तो इनमें से सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ द वर्ल्ड बैंक कहा जाता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन को, IDA को सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको बताना है कि किस स्टेट में है, कर्नाटक में, केरला में, तमिलनाडु में, या फिर गुजरात में। तो केगा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, यह है कर्नाटका में। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जो भी क्वेश्चंस, जिस भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, तो उस टॉपिक को आपको ये मॉक टेस्ट दे के बाद में उसको आप रिवाइज कीजिएगा। उसके बाद क्या है कि आप जब नेक्स्ट मॉक आएगा 1-2 दिन के बाद इस चैनल पर, तो तब आप आसानी के साथ उस टॉपिक के सारे क्वेश्चंस आप आसानी के साथ कर लेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी अपनाइएगा कि जो भी यहाँ पर जिस भी टॉपिक के क्वेश्चंस नहीं आएंगे तो वो आप फिर से रिवाइज कीजिए। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है राइसीना डायलॉग इज अ ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन जियोपॉलिटिक्स अंडर फ्लैगशिप ऑफ। राइसीना डायलॉग जो है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है जियोपॉलिटिक्स के ऊपर, ये किसकी फ्लैगशिप में रहती है? ये राइसीना डायलॉग किसकी फ्लैगशिप के अंडर ये ऑर्गेनाइज की जाती है? इंडिया, रशिया, चाइना या फिर USA? तो राइसीना डायलॉग इंडिया जो है ऑर्गेनाइज कराता है अंडर फ्लैगशिप ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा रिसेंटली हिट एंड डैमेज बाउंड्रीज ऑफ विच कंट्री? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन सिरोजा जो था अभी हिट हुआ था 2021 में, और इसने डैमेज किया था कि किस कंट्री की बाउंड्रीज वगैरह को ज़्यादा डैमेज किया था? तो ये आपको बताना है, इंडिया को, जापान को, ऑस्ट्रेलिया को, या फिर मेडागास्कर को। तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। हु इज अपॉइंटेड एज अ न्यू डिप्टी गवर्नर ऑफ RBI? तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से डिप्टी गवर्नर, नया डिप्टी गवर्नर कौन सा है RBI का? तो RBI के जो नए डिप्टी गवर्नर हैं वो हैं T रविशंकर। ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। और ये चारों जो है 4 डिप्टी गवर्नर्स रहते हैं, और ये चारों ऑप्शंस में जो ये हैं, ये चारों डिप्टी गवर्नर्स हैं RBI के अभी प्रेजेंटली। और न्यूली इंडक्टेड जो डिप्टी गवर्नर्स हैं वो T रविशंकर, उसके बाद महेश कुमार जैन भी हैं, माइकल पात्रा भी हैं, और राजेश्वर राव भी डिप्टी गवर्नर है RBI के। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 का यहाँ पर आपको बताना है हु हैज़ वन इंटरनेशनल बुकर प्राइज ऑफ 2021? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का किसने जीता है? डेविड डायोप, विलियम हावे, R शंकर दास, या फिर नन ऑफ द अबव? तो सही आंसर है इसका डेविड डायोप को मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021। ए ऑप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप याद रखेंगे कि डेविड डायोप को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2021 का मिला है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो अभी हम अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सेक्शन रहेगा इस मॉक का GK विद स्पेशल रेफरेंस टू J&K, जो कि 20 मार्क्स का है। तो इसके ऊपर भी हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास आ चुका है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस ऑफ 2021 बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन J&K? तो इनमें से कौन सा जो है स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस के तौर पे इसको चुना गया है 2021 में, जो अभी लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने इन J&K? वुलर लेक, डल लेक, गुलमर्ग, या फिर सनासर? जल्दी से इसका आंसर आप दे देंगे। तो सही आंसर है इसका क्या है? वो है डल लेक। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ UT ऑफ इंडिया हैज टॉप्ड इन नीति आयोग इनोवेशन इंडेक्स 2021? तो इनमें से बताना है आपको कि फॉलोइंग स्टेट या UT, कौन सी स्टेट या UT इंडिया की है जिसे नीति आयोग के इनोवेशन इंडेक्स 2021 में टॉप किया है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, कर्नाटक, या फिर आंध्र प्रदेश? तो इसका सही आंसर है दोस्तों, जो नीति आयोग का इनोवेशन इंडेक्स था 2021 का, उसमें टॉप किया है कर्नाटका ने। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, जोजिला टनल इन J&K इज डैश किलोमीटर लॉन्ग? तो जोजिला टनल जो है J&K में वो कितने किलोमीटर लंबा है, ये आपको बताना है। लंबाई आपको याद होनी चाहिए। जो भी टनल्स हैं, इंपॉर्टेंट टनल्स जो हैं J&K के, उनकी जो लेंथ है और
जो ये इनको कौन बनवा रहा है वो सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो जोजिला टनल जो है जे में, उसकी लंबाई है अराउंड 14.2 किलोमीटर है। तो 14 किलोमीटर यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ चलते हैं। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ऑब्जर्व डैश रेजिंग डे ऑन 7 मई 2021। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है BRO, उसने अभी कौन सा रेजिंग डे जो है ऑब्जर्व किया है 7 मई 2021 को। इसने कौन सा रेजिंग डे अपना ऑब्जर्व किया है? 60th रेजिंग डे है, 61st है, 62nd है, 63rd या 65th। तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर है वो है ये 61st रेजिंग डे है इसका। 1960 में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, तो 2021 में इसका 61st रेजिंग डे है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ चलते हैं। द प्रपोज्ड लोअर कलनाई प्रोजेक्ट इज ऑन डैश रिवर। तो प्रपोज किया गया है अभी लोअर कलनाई प्रोजेक्ट जो है ये किस रिवर पे है? मरुसूदर रिवर, झेलम रिवर, तवी रिवर या फिर चिनाब रिवर। तो सही आंसर है चिनाब। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। गुलमर्ग ग्रासलैंड इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे। गुलमर्ग ग्रासलैंड किस डिस्ट्रिक्ट में है जे की? सोपोर, गांधरबल, बारामूला या फिर शोपियां। तो गुलमर्ग ग्रासलैंड है, ये है बारामूला में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं। सोजानी इज अ टाइप ऑफ। सोजानी किसका टाइप है? शॉल, सीलिंग वुड वर्क, पाशमीना, गोट, एम्ब्रॉयडरी। तो सोजानी क्या है? सोजानी इज अ एम्ब्रॉयडरी। क्वेश्चन नंबर 48। कुलदीप हांडू फ्रॉम जम्मू इज। कुलदीप हांडू जो जम्मू से हैं वो क्या हैं? ताइक्वांडो कोच, वुशु प्लेयर, वुशु कोच या फिर हॉकी प्लेयर। तो कुलदीप हांडू जो है जे से, वो है एक वुशु कोच। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म्ड बाय वातल ट्राइब। तो इनमें से कौन सा डांस जो है वातल ट्राइब द्वारा परफॉर्म किया जाता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं इसी प्रकार से। धुमहल डांस, रुवॉफ डांस, होजागिरी डांस या फिर दल खाई डांस। तो इंडियन डांस फॉर्म्स और जे की डांस फॉर्म्स सारी आपको आनी चाहिए, उसके बेसिस पे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, धूमहल डांस। क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ चलते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग्स। तो पेंटिंग्स के ऊपर भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, पेपर में आपके पेंटिंग्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आपको सभी पेंटिंग्स जो है आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग आपको बताना है कि ये इनमें से कौन सी पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है? वारली पेंटिंग, बशोली स्कूल या फिर रगमला पेंटिंग या फिर किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो सही आंसर है बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहां पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज फेमस फॉर 9 ओल्ड ब्रिजेस। यहाँ पर मिसप्रिंट है, तो 9 ओल्ड ब्रिजेस है, NINE। 9 ओल्ड ब्रिजेस के लिए कौन सी डिस्ट्रिक्ट फेमस है? पुलवामा, सोपोर, श्रीनगर या फिर रियासी। तो सही आंसर है इसका, आपको पता है सही आंसर है इसका श्रीनगर। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ चलते हैं। होकरसर इज अ। होकरसर क्या है? वेटलैंड, रामसर साइट, बोथ ए एंड बी या फिर आइदर ए और बी। तो होकरसर क्या है? होकरसर है एक वेटलैंड भी है और रामसर साइट भी है, बोथ ए एंड बी। तो ये कहाँ पे है? ये श्रीनगर में है, ये भी आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का यहाँ पर क्या है पूछा गया है आपको? शहदारा शरीफ इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। तो किस डिस्ट्रिक्ट में है शहदारा शरीफ? पुंछ, रजौरी, डोडा या फिर श्रीनगर। तो शहदारा शरीफ जो है ये कहाँ पे है? ये है रजौरी में। क्वेश्चन नंबर 53 का बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पूछा गया द पार्ट 8 ऑफ जे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विथ। तो पार्ट 8 जो है जे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट का 2019 का, वो किस चीज़ से डील करता है? डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एडवोकेट जनरल ऑफ ड्यूटी ऑफ जे हाई कोर्ट, मिसलेनियस एंड ट्रांसिशनल प्रोविजंस। तो ये जो पार्ट 8 है, सभी आपको पार्ट्स भी करने हैं, सभी सेक्शंस, कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको इंपॉर्टेंट करनी है, पार्ट्स आपको पूरे पता होने चाहिए। कब कौन से आर्टिकल्स द्वारा जो है ये लाया गया है जे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत पता होनी चाहिए। कौन से सब्जेक्ट स्टेट लिस्ट में आते हैं, कौन से यूनियन लिस्ट में आते हैं और कौन से कंकरेंट लिस्ट में आते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको कोई क्वेश्चन यहाँ पर निकल पाएगा। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? 8th पार्ट में क्या है जे रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के? वो है हाई कोर्ट। तो ये बाकी भी जो है आप इनको याद कर लेंगे सभी पार्ट्स को।
सभी के सभी 11 पार्ट्स को आप याद करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। द यूटी ऑफ J&K हैज डैश नंबर ऑफ मेंबर्स इन हाउस ऑफ पीपल। तो कितने नंबर ऑफ मेंबर्स हैं हाउस ऑफ पीपल यानी कि राज्यसभा में J&K J&K जो है यूटी है उसकी तरफ से कितने मेंबर्स हैं। अभी रिसेंटली जो रिऑर्गेनाइजेशन के बाद से कितने मेंबर्स यहाँ पर नॉमिनेट होंगे। तो हाउस ऑफ पीपल में कितने मेंबर्स होंगे, वो होंगे, आपको चुनना है 4, 5, 6 या 8। कितने होंगे, वो होंगे 5। बी ऑप्शन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ शॉल। इनमें से कौन सा शॉल की टाइप है। खत्म बंद, राफेल, पाटू या फिर ऑल। तो शॉल की टाइप इनमें से कौन सी है, वो है राफेल। राफेल शॉल एक शॉल की टाइप है। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है नामदास नामदास इज क्या है। नामदास क्या है, हैंडमेड रग, एम्ब्रॉयडरी, जलकदोजी या फिर वुड कार्विंग। तो नामदास जो है एक हैंडमेड रग है। क्वेश्चन नंबर 58, चिनाब रेलवे ब्रिज इज बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ J&K। अब आपको यहाँ पर बताना है कि चिनाब के ऊपर जो रेलवे ब्रिज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया जा रहा है। तो ये चिनाब ब्रिज है, ये जो चिनाब रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज बनाया जा रहा है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में ही आपको बताना है, जम्मू, गांधरबल, रियासी या फिर उधमपुर। तो सही इसका आंसर है चिनाब रेलवे ब्रिज, जो हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है वर्ल्ड का, जो कोंकण रेलवेज द्वारा बनाया जा रहा है, ये है कहाँ पर, ये रियासी में है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ चलते हैं। शेख उल आलम एयरपोर्ट इज इन। शेख उल आलम एयरपोर्ट कहाँ पर है, पुलवामा में, बड़गाम में, जम्मू में या फिर सोपोर में। तो शेख उल आलम एयरपोर्ट कहाँ पे है, ये है बड़गाम में। तो बड़गाम कहाँ पे, अराउंड 10 to 15 किलोमीटर है ये श्रीनगर से। क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलते हैं। डूल हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है डूल हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, रियासी में है, श्रीनगर, किश्तवाड़ या फिर डोडा। तो यहाँ पर इसका आंसर है सी ऑप्शन, किश्तवाड़ में डूल हस्ती हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है कि जनरल साइंस का हमारा अगला सेक्शन जो है आ चुका है, 20 मार्क्स का रहेगा ये भी। तो यहाँ पर आपको क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपको पूछा गया एल्युमिनियम इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। एल्युमिनियम यहाँ पर पूछा गया है कि एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स को बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं एल्युमिनियम की जो कि इसी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, यूटेंसिल्स इसके लिए इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल होती हैं। एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज़ जो है इनमें से कौन सी है। गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या फिर हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो एल्युमिनियम कुकिंग यूटेंसिल्स के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसको इस लायक बनाती है। तो इन चारों में से आपको चुनना है। यहाँ पर जो इस प्रकार से आपको आंसर्स दिए गए हैं कम्बिनेशंस में 1 and 2 है, या फिर 1 and 3 सेकेंड एंड थर्ड, या फिर 1 and 4th प्रॉपर्टी। तो इसमें से सही आंसर इसका क्या है, डी ऑप्शन। गुड थर्मल कंडक्टिविटी होती है, थर्मल कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है एल्युमिनियम की, और साथ ही साथ इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस वजह से इसको कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है बनाने के लिए। तो थर्मल कंडक्टिविटी तो हाई होनी चाहिए, गुड अच्छी होनी चाहिए, और साथ ही साथ मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा तो ये बहुत ही अच्छा जो है खाना पकाने के लिए रहेगा। तो कुकिंग यूटेंसिल्स के लिए एल्युमिनियम जो है इसलिए इस्तेमाल किया जाता है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ चलते हैं। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग मेटल्स इज। तो सबसे घटिया कंडक्टर कौन सा है हीट का, मेटल्स में हीट का सबसे घटिया कंडक्टर कौन सा है मेटल्स में। लेड, मरकरी, कैल्शियम, सोडियम। सही आंसर है दोस्तों ए ऑप्शन, लेड जो है सबसे पुअर कंडक्टर है हीट का। क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताएं द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल आर कॉल्ड। द इलेक्ट्रॉन्स जो हैं आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कहते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स, डुप्लेट इलेक्ट्रॉन्स या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं आउटर मोस्ट शेल में जो रहते हैं हमारे जो पूरे जो स्ट्रक्चर होता है एटम का उसमें, तो उनको हम कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। आई होप आपने सही आंसर चुना होगा। क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है एन अल्फा पार्टिकल कंटेन्स। अल्फा पार्टिकल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। 4 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं या फिर 2 मास यूनिट होते हैं। 2 पॉजिटिव चार्जेस एंड 4 मास यूनिट, 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 मास यूनिट, 4 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट। तो यहाँ पर सही आंसर इसका बी ऑप्शन। यहाँ पर 2 पॉजिटिव चार्जेस होते हैं यानी कि 2 प्रोटॉन्स होते हैं, और 4 मास यूनिट होते हैं यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स, और यहाँ पर 2 प्रोटॉन्स, 4 मास यूनिट वो हो जाएगा।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं। एज कम्पेयर्ड टू गैसेज लिक्विड्स आर, गैसेज के कंपैरिजन में लिक्विड्स क्या हैं? इनकम्प्रेसिबल, कंप्रेसिबल, मोर कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स, लेस कंप्रेसिबल देन लिक्विड्स। तो यहाँ पर ये है इनकम्प्रेसिबल। क्वेश्चन नंबर 65 का ए ऑप्शन सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 66 का यहाँ पर आपको बताना है लीस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर फाउंड इन, तो सबसे कम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किस में पाई जाती हैं? वो पाई जाती हैं गैसेस में। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड फ्रॉम एन ऑर्गन पाइप, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी ऑर्गन पाइप, जो ऑर्गन पाइप रहती है उसमें से फ्रीक्वेंसी साउंड की क्या होती है? वो इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, अनचेंज रहेगी या फिर इरेटिकली चेंज होगी। तो जब भी टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा उस ऑर्गन पाइप का, तो फ्रीक्वेंसी जो उसकी साउंड की जो रहेगी वो हमेशा इंक्रीज़ होगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 68 का यहाँ पर आपको बताना है एनर्जी इज़ नॉट कैरीड बाय, एनर्जी इनमें से कौन कैरी नहीं करता है? लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, या फिर हमारा डी ऑप्शन है स्टेशनरी वेव्स। तो इनमें से कौन सा एनर्जी पोजेस नहीं, एनर्जी कैरी नहीं करता है? तो कौन सा है इसमें? जो स्टेशनरी वेव्स होते हैं वो एनर्जी कैरी नहीं करती हैं। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है एनर्जी इज टू बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज। तो एनर्जी कैरी करनी है एक जगह से दूसरी जगह, तो ये सिमिलर तरीके का क्वेश्चन आ गया फिर से। तो यहाँ पर इसमें से कौन सा यूज़ नहीं होता है? लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव्स, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या फिर स्टैंडिंग या स्टेशनरी वेव्स। तो एनर्जी कौन कैरी नहीं करता है? तो कैरी नहीं करता है वो कौन सी? स्टैंडिंग वेव्स होती हैं या स्टेशनरी वेव्स इनको कहा जाता है। तो एसिड रेन यहाँ पर के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन 70th क्वेश्चन है एसिड रेन हैपेंस बिकॉज, एसिड रेन किस वजह से होती है? सन हीट्स अप अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स रिलीज ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर इन द एटमॉस्फेयर, या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हैं होते हैं प्रोड्यूस ड्यू टू द फ्रिक्शन अमंग क्लाउड्स, या फिर अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स एसिड्स। तो एसिड रेन किस वजह से होती है ये आपको बताना है। तो सही आंसर है इसका बी ऑप्शन। फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग के कारण से जो ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं कार्बन के, नाइट्रोजन के, सल्फर के, वो जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। उसके बाद जब रेन होती है तो वो एसिड के तौर पे नीचे आते हैं अर्थ पे। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 का यहाँ पर आपको बताना है कि फॉसिल यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स। तो थर्मल पावर प्लांट्स में कौन सा फॉसिल यूज होता है? वाटर, यूरेनियम, बायोमास या फिर फॉसिल फ्यूल्स। तो फ्यूल जो थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होता है वो है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स जो है थर्मल पावर प्लांट्स में यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। तो इनमें से कौन सी एनर्जी की फॉर्म है जो जिसका जो सबसे कम इम्पैक्ट हो रहता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के लिए जब हम इसको हार्नेस करते हैं और यूटिलाइज करते हैं? न्यूक्लियर एनर्जी रहती है वो, या थर्मल एनर्जी रहती है, सोलर एनर्जी रहती है, या फिर जियो थर्मल एनर्जी रहती है? तो सबसे लीस्ट इम्पैक्ट किसका रहता है इन्वायरमेंट पोल्यूशन के लिए? वो रहता है सोलर एनर्जी का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर केमिकल कंपाउंड फाउंड इन किडनी स्टोन्स। तो किडनी स्टोन्स में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा केमिकल कंपाउंड है जो पाया जाता है किडनी स्टोन्स में? यूरिया, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सलेट या फिर कैल्शियम सल्फेट। तो किडनी स्टोन्स में कौन सा केमिकल कंपाउंड पाया जाता है? किडनी स्टोन्स में पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको बताना है नेम ऑफ द ऑर्गन विच हैव डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर बट हैव सिमिलर अपीयरेंस एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शंस। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से एक ऐसा ऑर्गन जो कि जिसका अपीयरेंस सिमिलर होता है और सिमिलर फंक्शन, अच्छा सॉरी, यहाँ पर क्या है कि ऐसा ऑर्गन आपको बताना है कि जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल डिफरेंट है पर उसका फंक्शन जो है सिमिलर है। तो ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गन जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर रहता है पर इनके फंक्शंस अलग अलग रहते हैं। एनालोगस ऑर्गन्स, होमोलोगस ऑर्गन्स, बोथ ए एंड बी या फिर नाइदर ए एंड बी, तो इनको हम एनालोगस ऑर्गन्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 का यहाँ पर पूछा गया है द डिजीज कॉज्ड इन अडल्ट्स बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज होता है? हेमोफीलिया, ट्यूबरकुलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस या फिर ऑस्टियोमलेकिया।
तो सही आंसर है विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ओस्टियोमैलाकिया। डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है द फर्स्ट फैट सोल्यूबल विटामिन ए वॉज आइडेंटिफाइड इन। तो पहला फैट सोल्यूबल विटामिन जो है विटामिन ए, ये कब आइडेंटिफाई हुआ था? 1913 में, 1918, 1923 या फिर 1926? तो सही आंसर है इसका 1913। ए ऑप्शन सही आंसर है इसका। पहला फैट सोल्यूबल विटामिन कब आइडेंटिफाई हुआ था? वो आइडेंटिफाई हुआ था 1913 में। क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स प्ले अ मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीपी इनटू एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इनमें से कौन सा एक मिनरल है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है उसका एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए? फॉस्फोरस का, मैग्नीशियम का, मोलिब्डेनम क्या है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो कौन सा मिनरल है जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसका एनर्जी स्टोरेज में और वो ट्रांसफ़र करता है एडीपी को एटीपी में, मॉलिक्यूल्स में? तो सही आंसर इसका है ए ऑप्शन, फॉस्फोरस का बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर फंक्शन रहता है। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। प्लांट्स एब्जॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स थ्रू दियर। प्लांट अपने न्यूट्रिएंट्स किसके थ्रू अब्जॉर्ब करता है? रूट्स, स्टेम्स, लीव्स या फिर फ्लावर्स? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अपने न्यूट्रिएंट्स ये प्लांट्स रूट्स के जरिए अब्जॉर्ब करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 का आपको बताना है एनवायरनमेंट इंक्लूड्स। एनवायरनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन होता है, या फिर एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट दोनों होते हैं। तो एनवायरनमेंट में क्या चीज़ इंक्लूड होती है? उसमें एबायोटिक कंपोनेंट्स भी आते हैं और बायोटिक कंपोनेंट्स भी एनवायरनमेंट में इंक्लूडेड रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 जो है हमारा साइंस का हमारा आखिरी क्वेश्चन है ये। द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज। तो सबसे बड़ा जो है इकोसिस्टम है अर्थ का वो क्या है? बायोम, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर या फिर बायोस्फीयर? सही आंसर इसका लार्जेस्ट इकोसिस्टम कौन सा है अर्थ का? वो है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में बहुत ज़्यादा जो बहुत बड़ा इकोसिस्टम में बहुत सारी ज़्यादा स्पीशीज़ यहाँ पर पाई जाती है इस इकोसिस्टम में। तो ये हमारा साइंस का सेक्शन भी हो गया। तो आई होप आपने इसमें से भी सही जो है 15+ किए होंगे। तो अब आपको मेंटल एबिलिटी की तरफ ले चलते हैं। 20 मार्क्स का ये भी यहाँ पर है मेंटल एबिलिटी। इसमें भी आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 81 हमारे स्क्रीन के ऊपर आ चुका है अभी। लुक एट द सीरीज 7, 10, 18, 11, 9, 12 व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट? तो यहाँ पर पहले 7 है, फिर 10 है, देन 8, देन 11, फिर 9 एंड 12। तो यहाँ पर एक सीरीज़ है 7, 8, 9, 9 के बाद क्या आएगा? 10। तो सही आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आसानी के साथ आप कर सकते हैं। ये रीजनिंग एबिलिटी बहुत ही सिंपल पूछी जा सकती है या फिर मॉडरेट लेवल की ज़्यादा से ज़्यादा पूछी जाएगी। बहुत हार्ड जो रीजनिंग जो है आपको नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको इस सीरीज़ में भी इस प्रकार से दी गई है। 22 है, 21 है, 23, देन 22, 24, 23। तो पहले 22 है, 22 में से माइनस किया है 1, 21 आया है, 21 में प्लस किया है 2, 23 आया, 23 माइनस 1, 22, 22 में प्लस 2 किया है, 24 आया है, और 24 में माइनस किया है 23, तो 1, 23 आया, तो 23 में हम प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा? हमारे पास आएगा 25। सी ऑप्शन इसका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ आप चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है। इट इज़ डिज़ायरेबल टू पुट द चाइल्ड इन स्कूल एट द एज ऑफ 5 और सो। एक स्टेटमेंट दिया गया है, उसके बेसिस पे कुछ अजम्पशंस दी गई हैं और फिर आपको बताना है कि इनमें से कौन सी अजम्पशन सही बैठती है। स्टेटमेंट इस प्रकार से दिया है कि ये डिज़ायरेबल है कि चाइल्ड को स्कूल में भेज देना चाहिए 5 की एज में या फिर इसी एज के बीच में। अजम्पशन यहाँ पे क्या निकाला गया है? एट दैट एज द चाइल्ड रीचेज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड इज़ रेडी टू लर्न। तो इस बताया गया है कि इस एज में चाइल्ड जो है अपनी एक अप्रोप्रिएट जो डेवलपमेंट लेवल होता है उसके ऊपर पहुंच जाता है और लर्न करने के लिए बिल्कुल वो रेडी हो जाता है। ये पहला अजम्पशन इसके बेसिस पे है। उसके बाद दूसरा अजम्पशन यहाँ पर दिया गया है द स्कूल्स डू नॉट एडमिट चिल्ड्रन आफ्टर 6 years ऑफ एज। तो दूसरा अजम्पशन यहाँ पर बताया गया है कि स्कूल्स जो है चिल्ड्रन को 6 साल के बाद एडमिट करते ही नहीं है। तो इसमें से कौन सी अजम्पशंस आपको बतानी है, कौन सी सही है कौन सी गलत है, या फिर कौन सी दोनों सही हैं या नहीं? तो यहाँ पर ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं। ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ओनली अजम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, आइदर 1 और 2 इज इम्प्लिसिट, या फिर नाइदर 1 नॉर 2 इज इम्प्लिसिट, बोथ 1 and 2 और इम्प्लिसिट। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सही है। तो दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पर पहला जो ये है वो इम्प्लिसिट है, सेकंड वाला जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें से एक ही अजम्पशन इसमें से हम लगा सकते हैं कि अगर 5 में ही इसको
चिल्ड्रंस को हमने स्कूल में डालना है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें ये अप्रोप्रिएट एज रहेगी उसके लिए, डेवलपमेंट के लिए और लर्निंग के लिए, ना कि जो स्कूल्स हैं वो एडमिट नहीं करेंगे 6 ईयर्स के बाद। तो बी जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है, तो ओनली एजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट हियर। क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है, इसी प्रकार से आपको स्टेटमेंट दिया गया है, यहाँ पर भी आपको बताना है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी गिवन टू ऑल अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ अबव 18 ईयर्स ऑफ एज। तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस बताया गया है कि सभी इंडियन अनएम्प्लॉयड इंडियन यूथ जो हैं 18 साल के ऊपर जो भी हैं उनको अलाउंस दिया जाना चाहिए, इस स्टेटमेंट में बताया गया है। उसके बाद अजम्पशन क्या बताई गई है यहाँ पर, देयर आर अनएम्प्लॉयड यूथ इन इंडिया हु नीड्स मॉनेटरी सपोर्ट। तो इसमें अजम्पशन ये लगाई गई कि यहाँ पर इंडिया में अनएम्प्लॉयड यूथ हैं इंडिया के जिनको मॉनेटरी सपोर्ट चाहिए होता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा अजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट हैज सफिशिएंट फंड्स टू प्रोवाइड अलाउंस टू ऑल अनएम्प्लॉयड यूथ। तो यहाँ पर दूसरा अजम्पशन ये है कि गवर्नमेंट के पास सबसे सफिशिएंट फंड से सभी को जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको अलाउंस प्रोवाइड करने के लिए। तो अजम्पशन यहाँ पर क्या क्या है, दोनों अजम्पशन हैं ये, इनमें से आपको देखनी है कि कौन सी अजम्पशन सही है कौन सी गलत है। तो ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट, ओनली 2 आइदर 1 और 2 या नाइदर 1 और 2 या फिर बोथ। तो सही आंसर है इसका यहाँ पर भी सिर्फ पहली अजम्पशन सही है, कि दूसरी अजम्पशन जो है गवर्नमेंट के पास फंड्स हैं या नहीं ये हम इस स्टेटमेंट से पता नहीं लगा सकते। तो ओनली अजम्पशन 1 इज इम्प्लिसिट हियर। क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपको, इफ़ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वांट्स हर चाइल्ड। ये स्टेटमेंट है, इफ़ यू ट्रबल मी आई विल स्लैप यू, अ मदर वांट्स हर चाइल्ड। चाइल्ड को वार्निंग दे दी अपनी मदर ने कि अगर ट्रबल करोगे तो आई विल स्लैप यू। अजम्पशन यहाँ पर क्या दी गई है, विद द वार्निंग द चाइल्ड में स्टॉप ट्रबलिंग है। वार्निंग के बाद चाइल्ड जो है अब उसको ट्रबल करना स्टॉप कर देगा। ऑल चिल्ड्रन आर बेसिकली नॉटी। सेकंड अजम्पशन की सभी चिल्ड्रन नॉटी होते हैं। तो इसमें से क्या हम अजम्पशन निकाल सकते हैं, तो इसमें से भी इसी प्रकार से आपको देखना है कि पहली अजम्पशन सही है, सेकंड है, दोनों सही है, या फिर दोनों में से कोई एक सही है, या फिर कोई भी सही नहीं है। तो सही आंसर है इसका यहाँ पर भी सिर्फ पहली अजम्पशन ही सही है, दूसरी अजम्पशन इसमें हम नहीं लगा सकते कि ये सही है या नहीं। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है, इन अ सर्टेन कोड मंकी इज रिटन एज XDJMNL, हो इज टाइगर, हाउ, अच्छा सॉरी यहाँ पर मिसप्रिंट है, हाउ इज टाइगर रिटन इन दैट कोड। अगर मंकी को इस प्रकार से लिखा गया है तो टाइगर को इसी कोड में अगर देखा जाए तो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सीरीज, ये जो कोडिंग है यहाँ पर मंकी को XDJMNL कैसे लिखा गया है, यहाँ पर X देखें तो X के बाद क्या आता है, Y उल्टा लिखा गया है, फिर D के बाद आता है E, J के बाद है K, M के बाद है N, N के बाद है O, L के बाद है M। तो उल्टा लिखना है आपको। टाइगर का कोड क्या बनेगा, यहाँ पर आपको देखना है कि पहला ऑप्शन देख लेते हैं, तो Q के बाद यहाँ पर R है, सही है, उसके बाद D के बाद E है, सही है, F के बाद G है, H के बाद I है, S के बाद T है। तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो आई होप आपने ये जो सीरीज़ है आसानी के साथ चुन ली होगी। ए ऑप्शन इसका जो यहाँ पर इसका कोड है वो ए है। तो टाइगर का कोड बनेगा QDFHS। ए ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 87 में यहाँ पर भी आपको कोडिंग डिकोडिंग दी गई है। फ्रेग्रेंस को कोड किया गया है इस प्रकार से SBHSBODFG के तौर पे, और इम्पोजिंग का आपको कोड बताना है। तो इसी प्रकार से आप क्वेश्चन इसको भी आप सॉल्व करेंगे। इसका सही आंसर इसको बता देता हूँ, यहाँ पर सही आंसर बनेगा डी ऑप्शन। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं हम दोस्तों सीधे। क्वेश्चन नंबर 88 में आपको क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 88 में आपको पूछा गया है, Y इज़ इन द ईस्ट ऑफ X विच is in the north of Z, if P is in the south of Z, then which direction of Y is P। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर ईस्ट, यहाँ पर ये ईस्ट है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये आ गया साउथ। तो इस प्रकार से आपको चारों डायरेक्शन देनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपको है Y इज़ इन द ईस्ट ऑफ X, X के ईस्ट में, X के ईस्ट में है, ईस्ट में है Y, यहाँ पर है Y। तो यहाँ पर बताया गया है विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ Z, तो Y किसके नॉर्थ में है, Z के नॉर्थ में है, तो Z यहाँ पर होगा, Z के नॉर्थ में है Y।
देन इफ P इज इन साउथ ऑफ Z, अगर P Z के साउथ में है तो Z के नीचे यानी कि Z के साउथ में है, और P इधर है साउथ में है Z के, तो इन विच डायरेक्शन Y इज इन देन इन विच डायरेक्शन ऑफ Y इज P, तो Y के किस डायरेक्शन में P है, तो Y की किस डायरेक्शन में है, यहाँ पर है साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर बन जाएगा। पर दोस्तों यहाँ पर साउथ नहीं आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो इनकी लोकेशन है वो हमको पर्टिकुलर नहीं दी गई है, तो हम कोई भी यहाँ पर आइडिया नहीं लगा सकते कि पर्टिकुलर लोकेशन कहाँ पे है। तो पर्टिकुलर लोकेशन यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी आंसर सही नहीं है। तो साउथ भी इसका सही आंसर नहीं है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या बताना है, अ मैन वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ की तरफ 5 किलोमीटर चला, तो उसके बाद ही टर्न्स राइट की तरफ ही चला, उसके बाद आफ्टर वॉकिंग 3 किलोमीटर राइट की तरफ चल के ये 3 किलोमीटर वॉक किया, एंड देन ही टर्न्स लेफ्ट की तरफ चला और 5 किलोमीटर चला। नो इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग प्लेस, तो ये अब किस डायरेक्शन में होगा, तो ये किस डायरेक्शन में होगा, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये होगा साउथ वेस्ट में, डी ऑप्शन। ये आप करके देख लेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बना के। क्वेश्चन नंबर 90th का यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया है, राहुल पुट हिज टाइम पीस ऑन द टेबल इन सच अ वे दैट एट 6 PM आवर एंड पॉइंट्स टू नॉर्थ। तो राहुल ने अपने टाइम पीस को इस प्रकार से टेबल पे रखा है कि जो 6 PM पे क्या है, 6 PM आवर एंड जो है उसके ऊपर नॉर्थ पॉइंट आउट कर रहा है। इन विच डायरेक्शन द मिनट हैंड विल पॉइंट एट 9:15 PM, तो 9:15 PM में किस डायरेक्शन में मिनट हैंड रहेगा। तो इसी प्रकार से आपको पूरी क्लॉक बनानी है यहाँ पर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शंस के हिसाब से। तो अगर जो 6 PM पे अगर आवर एंड जो है नॉर्थ में है, तो उस प्रकार से आपको ये चीज़ बनानी है, तो उल्टी होगी यहाँ पर, उल्टा पूरा चीज़ उल्टा हो जाएगा। तो 9:15 पे वो कहाँ पे किस डायरेक्शन को फेस कर रही होगी, तो ये फेस कर रही होगी, पूरा आप बना के देखेंगे, ये फेस कर रही होगी वेस्ट में, तो 9:15 PM में, क्योंकि जो ये हमेशा ये उल्टा होगा, क्योंकि 9:15 में नॉर्मली जो ईस्ट डायरेक्शन में फेस करती है, पर यहाँ पे उल्टा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, पहले 6 PM जो है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करे, तो यहाँ पर नॉर्मली 6 PM जो है क्लॉक में अगर देखा जाए तो वो साउथ की तरफ पॉइंट आउट करता है, तो उल्टा है, तो यहाँ पर ईस्ट जो है वेस्ट में चला जाएगा, तो यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन यहाँ पर आ जाएगा, डी ऑप्शन सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या बताना है आपको, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ बॉय सुरेश सेठ, he is the son of the only son of my mother, how is सुरेश related to that boy। तो यहाँ पर सुरेश क्या बता रहा है, एक फोटोग्राफ को देखकर ये बता रहा है कि ही इज़ द सन, ये बेटा है, ऑफ ओनली सन ऑफ माई मदर, ओनली सन ऑफ माई मदर मतलब सुरेश खुद, तो सुरेश का बेटा। तो सुरेश कैसे रिलेटेड है उस बॉय से, सुरेश फादर है उस बॉय का, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन नंबर 92 में इसी प्रकार से आपको करना है, अगर A+B जो है, अगर इसका प्लस का मीनिंग यहाँ पर मदर है, उसके बाद A माइनस का मीनिंग यहाँ पर ब्रदर है, परसेंट का मतलब है यहाँ पर फादर, एंड देन मल्टीप्लाई का मदर का यहाँ पर मीनिंग यहाँ पर अगर सिस्टर है, तो इस प्रकार से ये शो किए गए हैं। तो इसमें आपको बताना है कि P इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ Q, इनमें से कौन सा शो करता है कि P मैटरनल अंकल है Q का। तो आप इन सभी का रीअरेंज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो सही आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका सही आंसर बन जाएगा C ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93 का यहाँ पर इसी प्रकार से पूछा गया है आपको, इफ़ A इज़ द ब्रदर ऑफ B, B इज़ द सिस्टर ऑफ C एंड C इज़ द फादर ऑफ D, हाउ D इज़ रिलेटेड टू A। तो यहाँ पर D कैसे रिलेटेड है A के साथ, वो आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि अगर A B का ब्रदर है, अगर A B का ब्रदर है और B C की सिस्टर है, तो A अगर B का ब्रदर है और B सिस्टर है C की, तो C और A भी ब्रदर्स हैं। इसका मतलब ये है कि A और C ब्रदर्स हैं। उसके बाद आगे पूछा गया है C इज़ फादर ऑफ D, अगर C जो है D का फादर है, तो D A के साथ कैसे रिलेटेड होगा। C अगर फादर है D का और C और A ब्रदर्स हैं, तो D कैसे रिलेटेड है A के, वो तो जो D है वो इसका नेफ्यू रहेगा। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 में आपको बताना है, एन एरोप्लेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट स्पीड ऑफ 240 किलोमीटर पर आवर इन 5 आवर्स। एक एरोप्लेन है जो कि एक सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है 240 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 5 आवर्स में।
तो यहाँ पर स्पीड भी दी है और टाइम भी दिया है, तो आप यहाँ से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। अब वहाँ से आप निकाल सकते हैं इसका डिस्टेंस। टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 1 आवर इट मस्ट ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ, अब वही डिस्टेंस अगर सेम डिस्टेंस उसको कवर करना है 1 आवर में, तो इसको कितनी स्पीड से चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं 300 किलोमीटर पर आवर, 360, 600 और 720 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पर इस प्रकार से है कि यहाँ पर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम है, तो 240 इंटू 5 आएगा, तो 1200 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है। तो यहाँ पर स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, तो स्पीड हमने निकालनी है, तो 1200 किलोमीटर अपॉन टाइम हम क्या कर लेंगे, और टाइम को हमने 5 आवर्स से सीधे हमने करना है 1 आवर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1:2/3 आवर्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5/3 आवर्स, जो कि उसको हम लिख सकते हैं 1200 इंटू 3/5 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 720 किलोमीटर पर आवर हमारे पास रिक्वायर्ड स्पीड आ जाएगी, जब हमें 1 किलोमीटर यहाँ पर बताया गया है कि हमें 1 आवर में उस डिस्टेंस को कवर करना है। तो 5वां हिस्सा है, तो उस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। सही आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इफ़ अ पर्सन वॉक्स एट 14 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, अगर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वॉक कर रहा है इंस्टेड की वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ही वुड हैव वॉक 20 किलोमीटर मोर। अगर 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर वो वॉक करे कोई भी पर्सन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की बजाय, तो वो 20 किलोमीटर ज़्यादा वॉक कर सकता है। द एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम इज़, तो एक्चुअल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा उसने, 50, 56, 70 या फिर 80। तो यहाँ पर क्या होगा, तो एक्चुअल डिस्टेंस यहाँ पर 50 किलोमीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको किस प्रकार से क्वेश्चन करना है, यहाँ पर 10 किलोमीटर पर आवर जो है, अगर उस स्पीड से वो 5 घंटे के लिए चलता है, 10 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 50 किलोमीटर के लिए चल जाएगा। पर अगर ये वही 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, तो 14 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 70। तो इसका मतलब है ये कितने किलोमीटर ज़्यादा चल सकता था, 20 किलोमीटर ज़्यादा चल सकता। वही क्वेश्चन में आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ओरिजिनल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा उसने, 10 इंटू 5 यानी कि 50 किलोमीटर। ये ऑप्शन इसका सही आंसर इसी प्रकार से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर आपको पूछा गया है एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस the speed of a bus is 54 km per hour and including stoppages it is 45 km per hour. For how many minutes does the bus stop per hour? इस प्रकार से यहाँ पर भी आपको करना है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको बताना है कि स्टॉपेजेस के बाद को अगर एक्सक्लूड कर दें तो 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस चलती, और स्टॉपेजेस के बाद जो है ये अभी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ चुका है। कि अब यहाँ पर बताया गया है कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आवर, तो पर आवर के हिसाब से कितने मिनट्स वो बस स्टॉप कर रही है। 9, 10, 12, 20, यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर क्या है कि स्टॉपेजेस की वजह से ये 9 किलोमीटर कम कवर करेगी, तो टाइम टेकन जो रहेगा 9 किलोमीटर को कवर करने के लिए वो कितना वो टाइम वो लेगी। तो टाइम कैसे आएगा, 9 अपॉन टोटल डिस्टेंस क्या है 54, और इसको हम 60 मिनट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास टाइम टेकन जो कवर होगा वो 9 किलोमीटर का वो रहेगा 10 मिनट्स। बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में यहाँ पर स्टेटमेंट और कंक्लूजन्स के क्वेश्चंस दिए गए हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो उसके बाद कंक्लूजन दिया गया है ऑल द फ्लूट आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। तो यहाँ पर किस प्रकार से होगा, यहाँ पर बताया गया है कि ऑल हारमोनियम्स यहाँ पर बताया गया है कि सभी हारमोनियम्स, 1 सेकेंड, यहाँ बताया गया है कि सभी हारमोनियम्स जो हैं वो हैं इंस्ट्रूमेंट्स, तो इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर आ गया। उसके बाद ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स और फ्लूट, सभी इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो फ्लूट्स के अंदर आ गए। फ्लूट आ गया, ये इंस्ट्रूमेंट्स आ गया, सॉरी दिस वन, ये आ गया इंस्ट्रूमेंट्स, और ये आ गया हमारे पास हारमोनियम्स। तो यहाँ पर आपको कंक्लूजन क्या क्या दिया गया कि ऑल द फ्लूट्स, सभी फ्लूट्स
इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इंस्ट्रूमेंट्स तो फ्लूट्स के अंदर है, तो सभी फ्लूट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं आएंगे। तो ऑल द हारमोनियम्स और फ्लूट्स, ऑल हारमोनियस फ्लूट्स होंगे, बिल्कुल ये सेकंड कंक्लूजन यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर सिर्फ सेकंड कंक्लूजन जो है यहाँ पर फॉलो करेगा। बी ऑप्शन इसका डी सॉरी यहाँ पर कहाँ गया, बी ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है कि सम मैंगोज आर येलो, सम टिक्सो आर मैंगोज। तो यहाँ पर कंक्लूजन दिया गया है कि सम मैंगोज आर ग्रीन, टिक्सो इज़ येलो। तो यहाँ पर कंक्लूजन कुछ और दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर भी कर लेंगे। यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मैंगोज जो है येलो हैं, कुछ मैंगोज येलो हैं, सम टिक्सो और मैंगोज। तो सम टिक्सो जो है वो मैंगोज हैं, ये टिक्सो है, ये मैंगो है और ये येलो है। तो कुछ मैंगोज आर, यहाँ पे बताया गया है, फिर सम मैंगोज आर ग्रीन, ये तो हम बता नहीं सकते। टिक्सो इज़ येलो, तो टिक्सो इज़ येलो, तो टिक्सो इज़ येलो, ये हमारे पास कंक्लूजन है। तो यहाँ से हमारे पास बताना है कि कौन सा कंक्लूजन इसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर दोनों जो हैं ये फॉलो करते हैं। स्टेटमेंट यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 99 का। यहाँ पर बताया गया है कि सम एंड्स आर पैरेट्स, ऑल द पैरेट्स आर एप्पल्स। कुछ एंड्स को पैरेट्स बताया गया है और ऑल पैरेट्स बताए गए हैं एप्पल्स। तो कंक्लूजन यहाँ पर बताया गया है ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स एंड सम एंड्स आर एप्पल्स। इस प्रकार से आपको दिया गया है, इसमें आपको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर भी आपको देखना है कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करता है। तो सही आंसर यहाँ पर है ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो करता है। यहाँ पर ऑल एप्पल्स आर पैरेट्स ये फॉलो नहीं करता और सम एंड्स आर एप्पल्स ये फॉलो करता है। ये हमारे पास हमारा आखिरी क्वेश्चन है रीजनिंग का, क्वेश्चन नंबर 100। इफ 5 - 5 = 24, 7 - 7 = 48, देन 10 - 10 क्या होगा? अगर 5 - 5 अगर आ गया हमारे पास 24, 7 - 7 48, तो 10 - 10 क्या होगा? तो 10 - 10 होगा हमारे पास 99। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। इसी प्रकार से अब हम कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पर ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आपको चाहिए, तो यहाँ पर क्या है कि माइनस की जो साइन है ये मल्टीप्लाई की साइन है। तो 5 × 5 25 है, 25 - 1 किया गया 24, फिर 7 × 7 49, 48 किया गया, और 10 × 10 100 आता है, 100 - 1 किया गया 99। कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन यहाँ पर हम कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा आखिरी सेक्शन है अब। तो इसके क्वेश्चंस भी आपको इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इस पेपर में आएंगे, जो भी आपको सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस हैं, इनपुट आउटपुट सारे बेसिक्स जो हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस के, MS एक्सेल्स वगैरह, उन सब पे जो है क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो यहाँ पर इसमें अब हमने जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 101 आपके सामने है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग सॉफ्टवेयर बग डिफेक्ट विच इज़ अवेलेबल फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर। तो इनमें से कौन सा जो है सॉफ्टवेयर बग या डिफेक्ट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के लिए? वर्जन, अपडेट, हेल्प या पैच? सही आंसर है पैच। क्वेश्चन नंबर 102 यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है। वाइल ब्राउजिंग इंटरनेट व्हाट डू वी कॉल द एरिया ऑफ स्टोरेज दैट कंपनसेट फॉर द डिफरेंट स्पीड्स ऑफ डाटा फ्लो और टाइमिंग्स ऑफ इवेंट्स बाय टेम्परेरीली होल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ डाटा दैट इज वेटिंग टू बी प्रोसेस्ड? तो यहाँ पर भी आपको इसका आंसर बताना है। यहाँ पर पूछा गया है कि इंटरनेट को ब्राउज करते वक्त हम क्या कहते हैं स्टोरेज के एरिया को, जो कि कंपनसेट करता है डिफरेंट स्पीड्स जो डाटा फ्लो की होती है उसको, और टाइमिंग्स को डिफरेंट इवेंट्स के, और जो कि टेम्परेरीली ये क्या करता है, ये होल्ड करता है डाटा के ब्लॉक को, डाटा को, और वेट करता है प्रोसेस करने के लिए। तो यहाँ पर कैशे है, बफर है, फ्लैश है या फिर ट्रैश है, एक इसकी डेफिनेशन है, ये है बफर की डेफिनेशन। क्वेश्चन नंबर 103 विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, बैदू, वोल्फ्रेम अल्फा या फिर याहू? तो इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? वो है वोल्फ्रेम अल्फा। क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ चलते हैं। व्हेन डिड द ऑनलाइन एटाइमोलॉजी डिक्शनरी ऑफ फर्स्ट अटेस्टेड द यूज ऑफ द वर्ड कंप्यूटर एज वन हु कैलकुलेट्स? तो इनमें से जो ऑनलाइन एटाइमोलॉजी डिक्शनरी की जो पहली अटेस्टेड जो यूज़ था इस कंप्यूटर वर्ड का, जिसका मतलब है एज वन हु कैलकुलेट्स, ये कब आया था? 1630, 1680, 1670 या फिर 1640? तो यह था 1640s में। 105 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज कंसिडर्ड एज द वर्ल्ड
वर्ल्ड्स फर्स्ट फुली ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर, वर्ल्ड का पहला ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर इनमें से कौन सा है? Z2, Z1, Z3 या फिर नन ऑफ द अबव। तो पहला डिजिटल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है Z3। तो इन सब क्वेश्चंस के बारे में आपको पता होना है। क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ चलते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड बाय ली डी फॉरेस्ट इन 1906? तो पहली वैक्यूम ट्यूब जो इन्वेंट की थी ली डी फॉरेस्ट ने 1906 में, उसका नाम क्या था? कोलोसस, लीडियन, ऑडियन या फिर रेडियन। सही आंसर है ऑडियन। क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है हु हैड डेवलप्ड द कंप्यूटर नेम्ड वॉज डिस्क्राइब्ड एज द हैकर्स। तो किसने ये डेवलप किया है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना है कि किसने डेवलप किया है कंप्यूटर नेम्ड वॉज, जिसको डिस्क्राइब किया गया है हैकर। तो ये किया है डेवलप स्टीव वोजनियाक ने। क्वेश्चन नंबर 108 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HVD? HVD की फॉर्म क्या है? ये है हेलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको बताना है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अनदर नेम ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव का सेकंड नेम क्या है? वो है विंचेस्टर ड्राइव। विंचेस्टर ड्राइव जो है उसका दूसरा नाम है हार्ड डिस्क ड्राइव का। क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द टर्म गिवन टू द 3 रूल्स टू फाइंड द लॉजिकली इम्प्लाइड फंक्शनल डिपेंडेंस। तो इनमें से कौन सा जो है टर्म दी गई है 3 रूल्स को, जो कि लॉजिकली इम्प्लाई करेगी फंक्शनल डिपेंडेंसीज को? रिफ्लेक्सिविटी रूल्स, नॉर्मलाइजेशन रूल्स, डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स, क्लोजर रूल्स। सही आंसर है इसका डब्ल्यू आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियोम्स। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है इन द OSI मॉडल द ब्रिजिंग इज परफॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स। तो OSI मॉडल में ब्रिजिंग परफॉर्म होती है इनमें से किस लेयर्स में? लेयर 7 डाटा लिंक लेयर, सेशन लेयर या फिर ट्रांसपोर्ट लेयर। तो OSI मॉडल जो है में जो ब्रिजिंग है वो परफॉर्म होती है यहाँ पर डाटा लिंक लेयर में। क्वेश्चन नंबर 112 विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक फंक्शंस ऑफ गेटवे। गेटवे के बेसिक फंक्शंस क्या हैं? तो ये इसके फंक्शन है, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। प्रोटोकॉल ट्रांसलेशन, DHCP सर्विस, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, ये सारे इसके फंक्शंस हैं। हु इन्वेंटेड द ट्विस्टर पेयर केबल्स? ट्विस्टर पेयर केबल्स किसने इन्वेंट की थी? ट्विस्टर पेयर केबल्स इन्वेंट की थी अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। विच ऑफ दिस इज नॉट एन अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन? इनमें से कौन सा अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है? तो अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन में से आपको चुनना है कौन सा नहीं है। यहाँ पर ऑप्टिकल फाइबर अनगाइडेड मोड ऑफ ट्रांसमिशन नहीं है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है? वाईफाई की फुल फॉर्म यहाँ पर इनमें से आपको चुननी है। वाईफाई की फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 116 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल आर डिस्क्राइब्ड बाय GSM। GSM द्वारा कौन सी नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन की जाती है? 2G, 3G, 4G या 5G? सही आंसर है 2G। 117 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको पूछा गया है वे डज द बेंडिंग ऑफ EM वेव्स अकर्स इन एटमॉस्फेयर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेंडिंग एटमॉस्फेयर में कहाँ पे होती है? ट्रोपोस्फेयर, मेसोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर। तो आइनोस्फेयर में इसकी बेंडिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 118 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इन विच ईयर द कंप्यूटर साइंस नेटवर्क स्टार्टेड फंक्शनिंग। कंप्यूटर साइंस नेटवर्क किस ईयर में फंक्शनिंग स्टार्ट किया था? 78, 82, 81 या फिर 1975? सही आंसर है 1981 में कंप्यूटर साइंस नेटवर्क ने फंक्शनिंग स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 119 में आपको पूछा गया है इनमें से कौन से पोर्ट्स जो हैं SNMP द्वारा यूज़ होते हैं? 161, 465, 22 या 143? सही आंसर है 161। 120th की तरफ चलते हैं। सर्वर्स आर कंप्यूटर्स दैट प्रोवाइड रिसोर्स टू अदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क्स। तो 120 का यहाँ पर D ऑप्शन इसका सही आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर आपको आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं सही किए होंगे। अब आपको कमेंट में बताना है कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं मॉक टेस्ट 1 में फाइनेंस सब इंस्पेक्टर के। तो फिलहाल अब ये वीडियो ख़त्म करना पड़ेगा यहीं पे, और अब आपका नेक्स्ट मॉक टेस्ट जो है 2 डेज़ के बाद जो है नेक्स्ट मॉक टेस्ट आएगा। आपके जो भी वीक एरियाज़ हैं उनके ऊपर आप काम करेंगे, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में उनको आप इरेडिकेट कर देंगे। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।